अच्छा, दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Now, this is the topic that you have learnt earlier, but in opposite way, because hydraulic motors are exactly opposite to a hydraulic pump. We have seen all these names earlier in pump. जब हम पंप पढ़े थे तब ये सब नाम आपने देखे होंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन देखी होगी। याद आ रहा है कुछ नाम? याद आ रहा है Yes, देखने के sir. बाद? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या आवाज नहीं आ रही मेरे पास आपकी। यस सर। ओके, तो तब पंप में क्या होता था कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको सप्लाई करते थे मोटर द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा, कि जो इलेक्ट्रिसिटी लेता था और शाफ्ट को घुमाता था। तो ये मैकेनिकल पावर हमारे पंप को मिलती थी। तो उसकी वजह से वो उस एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, ऑयल के प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता था। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर का काम था ना पंप में, वैसे ही काम हाइड्रोलिक मोटर भी करती है। हाइड्रोलिक मोटर को अगर हम प्रेशराइज ऑयल का सप्लाई दे तो उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसकी वजह से वो घूमने लगता है, और घूमता है तो हमें टॉर्क मिलता है। तो इस तरह से प्रेशर एनर्जी को हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल पंप के उल्टा। इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो है आपको बहुत पहचानवी लगेगी आपको, आपने ये ऑलरेडी देखी हुई है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा ये हमें ख्याल में रखना है, नहीं तो जब एग्जाम में आपको मोटर पूछा जाता है तब आप पंप निकालते हो, या पंप पूछा जाता है तो फिगर में मोटर निकालते हो। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि दोनों की फिगर बिल्कुल सेम है, माइन्यूट डिफरेंस है, वो समझना बहुत आवश्यक है। तो यही हमारा आज के टॉपिक पे फोकस रहेगा। हाइड्रोलिक मोटर प्रोवाइड्स रोटेशनल मोशन। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है वैसे ही हाइड्रोलिक मोटर होती है। लास्ट ईयर आपने एफएमएम में जो पढ़ा था, टरबाइन पढ़ा था, याद है किसी को? यस सर। तो टरबाइन का इनपुट और आउटपुट क्या था, जरा बताओ एक बार। टरबाइन को इनपुट पावर क्या थी और आउटपुट पावर क्या मिल रही थी? सर पाणी म्हणजे वरतून याच्यामधून पेंट स्टॉक मधून वॉटर यायचं ना, त्याच्याने टर्बाइन फिरायचे ना. बरोबर आहे. म्हणजे इनलेटला कुठली पॉवर आहे? पाण्याची म्हणजे त्या तीन प्रकारची ना, कुठली तरी पोटेन्शियल, प्रेशर, कायनेटिक, ते थोडक्यात Yes, sir. हायड्रोलिक एनर्जी. Hydraulic. जनरल नाव हायड्रोलिक एनर्जी. आणि आउटपुट काय होतं? Electrical, Output sir. याला जोडलेलं होतं. इलेक्ट्रिकल वॉज द लास्ट पहिले. टर्बाईन्स फिरायचे म्हणजे ते मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट व्हायचं आणि देन जनरेटर त्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतो. Yes, परफेक्ट. So same hydraulic energy was converted into mechanical first, फिर उससे आपने जनरेटर लगाया इसलिए into इलेक्ट्रिकल. इसलिए आप टरबाइन को हाइड्रोलिक मोटर कह सकते हो, राइट? तो लास्ट टाइम एफएमएम में आपने पढ़ा था टरबाइन विच वॉज सिमिलर टू मोटर, और तब भी आपने पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप.
जो टरबाइन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं फंक्शन वाइज। यहाँ पे भी हम वही बातें पढ़ रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे पानी था, यहाँ पे ऑयल है, तो जो वर्किंग मीडियम है उसमें डिफरेंस है। इसलिए तब उसको जो टरबाइन कहा गया था, उसी प्रकार का फंक्शनिंग मोटर में रहेगा। इसी को इनपुट दिया रहेगा हाइड्रोलिक पावर प्रेशर के फॉर्म में। जो टरबाइन हमने यूज किए थे उसमें जो एनर्जी हम यूज कर रहे थे वो सबसे पहले तो देखो डैम में पानी है, तो उस फॉर्म में अगर देखा जाए तो कौन सी एनर्जी अवेलेबल थी? जो पानी स्टोर किया हुआ है डैम में, तो उस पानी के साथ जो एनर्जी रहती है उसको क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी सर। हाँ, पोजीशन के हिसाब से है ना वो। जो टरबाइन है उसके ऊपर में रहती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, जब पेल्टन टरबाइन की हम बात करें तो पेल्टन टरबाइन जब वो डैम वाला पानी पेनस्टॉक में से आता है टरबाइन के अंदर जाता है, तो जब वो पानी अंदर जाता है तब उसको कौन सी एनर्जी रहती है? अब तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रहेगी, बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी का यूज करते हैं। वैसे ही अगर पेल्टन की जगह फ्रांसिस या कपलान है, तो उसके अंदर जाने वाला पानी, उसके साथ कौन सी एनर्जी रहती है? सर काइनेमेटिक, हम्म, काइनेमेटिक सर। मतलब देखो पानी के साथ ये 3 सर टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर। प्रेशर एनर्जी सर। प्रेशर एनर्जी कैसे कैसे गेस कर रहे हो आप, या यू आर श्योर? ये सर डैम से जो पानी आता है अपना वो प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो उसकी वजह से तो वो टरबाइन घूमता है। क्योंकि वो रिएक्शन टरबाइन है, इसलिए कपलान और फ्रांसिस दोनों रिएक्शन टरबाइन है। उसमें पानी के साथ जो एनर्जी रहती है, ऑफकोर्स उसको वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, लेकिन जो एनर्जी हम मैक्सिमम फॉर्म में उसमें रखते हैं वो रहती है प्रेशर एनर्जी। और जैसे पहले राइटली बोला पेल्टन में काइनेटिक एनर्जी, उसमें इम्पल्स यूज करते हैं हम, इसलिए उसको वेलोसिटी ज़्यादा रखते हैं उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। और जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं उसमें प्रेशर एनर्जी यूज करते हैं। तो उसी टाइप से इस वाले मोटर में हम ऑयल की प्रेशर एनर्जी यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑयल तो किसी ऊंचाई पर स्टोर किया हुआ है और वहां से हम बड़ी जोर से उसको ला रहे हो और मोटर पे उसको इम्पिंच करके घुमा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ऑयल होने के कारण उसको तो बहुत सारी विस्कोसिटी है, पानी जैसा उसकी हाई वेलोसिटी भी नहीं रहेगी, तो वो वाली कंसेप्ट तो हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ऑयल की जो प्रेशर एनर्जी है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऑयल को प्रेशर एनर्जी किसने दी रहेगी? पंप और मोटर सर। कौन सी मोटर? ऑइलला ना? हाँ, ऑइलला ही जी एनर्जी आहे, प्रेशर एनर्जी कोणी दिलेली आहे? सर मोटर पंपला फिरवते आणि पंपकून एनर्जी जाते ना पुढं. हा, तर मग मोटर म्हणजे ठीक आहे, ते मोटर पंपच म्हणायचं आहे. आता आपण हायड्रोलिक सिस्टीम बघतोय ना, या पंपला मोटर चालवते हे आपल्याला माहित आहे, पण म्हणजे थोडक्यात पंप, राईट? त्यामुळे पंपानेच दिलेली जी काही प्रेशर एनर्जी असणार आहे, त्याच प्रेशरमुळे ॲक्च्युएटरमध्ये आपण जी रचना, पंपासारखीच रचना फक्त उलटी वापरणार आहे आणि त्यामुळे रोटरी मोशन मिळणार आहे. हायड्रोलिक मोटरचे परत हे 3 प्रकार आहे, गिअर मोटर, व्हेन मोटर, पिस्टन मोटर. आणि पिस्टन मोटरमध्ये 2 व्हेरायटी आहे, ॲक्सियल पिस्टन मोटर आणि रेडियल. आणि ॲक्सियल मधले या 2 व्हेरायटीज, क्रॅश प्लेट आणि बेंट ॲक्सिस, आणि हा रेडियल आहेत. हे आपण असंच्या असं पंपातही बघितलं होतं. परत गिअर मोटर, इथे रचना सारखीच आहे, फक्त वर्किंग मध्ये काय फरक आहे ते आपण फिगरच्या वेळेला बघू. सो इट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ 2 मेशिंग गिअर, हाउसिंग, cover plate. The pressurized oil will enter into the inlet.
and it will exert a pressure on the tooth of the gears. Now, due to this imbalance forces, the gears will start rotating. और एक गियर को जो शाफ्ट लगा हुआ है जिसको बाहर निकाला हमने आउटपुट शाफ्ट, उस पर हमें पावर मिलेगी। इस देखो इस वाले फिगर में इट इज क्वाइट क्लियर। यहाँ से हम प्रेशराइज ऑयल अंदर भेज रहे, तो जैसे पंप में होता था वैसे ही साइड से ही फ्लो जाएगा, ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले ऑयल को नो प्रेशर है अभी, तो देखो यहाँ पे ये घूम सकते हैं, इसको हमने ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम रखी है कि ये सिर्फ घूम सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज्ड ऑयल आएगा, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया इस पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स। तो इस साइड में ज़्यादा फोर्स है, अगले वाले साइड में, ऊपर वाले साइड में नहीं है, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इस साइड से ज़्यादा फोर्स होने के कारण ये घूमने लगेगा। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस तरह से ये दोनों गियर घूमेंगे। तो जो आउटपुट शाफ्ट हमने यहाँ से लिया हुआ है तो वो वहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये ऑयल ऐसे घूमते घूमते इधर आएगा। अब यहाँ पर इसकी जो प्रेशर एनर्जी है हमने यूटिलाइज की हुई है, तो यहाँ पे जो ऑयल आएगा इसको प्रेशर कम रहेगा। पंप में बिल्कुल उल्टा हुआ करता था, जो हम सक करते थे उसको प्रेशर कम हुआ करता था, और इसको मोटर के जरिए हम घुमाते थे तो इसको एनर्जी सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड आता था। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, प्रेशराइज लिक्विड भेजते हैं, उसके प्रेशर एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको हम घुमाते हैं। अब इसको घुमाने के लिए इसको फोर्स एनर्जी लगती है, क्योंकि ये जो शाफ्ट हम यूज करेंगे ना उस पर कुछ ना कुछ लोड रहेगा, तो उस लोड को घुमाना है तो उतना टॉर्क से एक्सर्ट करना पड़ेगा और आरपीएम भी देना पड़ेगा। तो जो पावर होती है शाफ्ट पावर, वो तो प्रोडक्ट ऑफ आरपीएम एंड टॉर्क ही होती है, ट्वाइस पाई एन टी। तो इस तरह से इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह, एनर्जी की वजह से हमें इसका रोटेशन मिलता है। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस, इसके वाला जो इनलेट है वहाँ पे प्रेशराइज ऑयल आ रहा है मोटर में, और आउटलेट में लो प्रेशर ऑयल। लो प्रेशर मतलब नॉट सक्शन वाला प्रेशर, लो प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आ जाएगा वो, और जिसको हम इस आउटलेट का कनेक्शन किसको दिया रहेगा, तो टैंक को, ताकि ये ऑयल रीयूज किया जा सके। तो इस तरह से इसकी पूरी प्रेशर एनर्जी यूज करके उसके बाद में हम उसे टैंक को भेज देंगे। तो इसका जो आउटपुट शाफ्ट है वो हमें टॉर्क और रोटेशन देगा। तो इस तरह से गियर मोटर काम करेगी और हमें रोटेशनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिलेगा। वैसे वेन मोटर कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे पंप में हुआ करती थी। एक केसिंग है जिसके अंदर एक प्लॉटेड पार्ट है रोटर, जिसमें हमने वेन्स बिठाए हुए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि प्रेशराइज्ड ऑयल अंदर आएगा, तो वेन्स की वजह से तो अलग अलग कंपार्टमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो प्रेशराइज्ड ऑयल को जहाँ एंट्री मिलेगी वहाँ वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस इम्बैलेंस की वजह से वो घूमना चालू कर देगा वेन्स। तो जैसे गैप मिलेगी, जो वेन अंदर थी वो बाहर आने लगेगी, ताकि दोनों कंपार्टमेंट में टाइट कांटेक्ट बना रहे, लीकेज ना हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वेन जो बाहर आएगी वो केसिंग के साथ टाइट कांटेक्ट में रहेगी। तो इस तरह से प्रेशराइज्ड ऑयल जो है घूमते घूमते अपनी एनर्जी एक्सर्ट करते करते आउटलेट साइड पे आएगा, और इस तरह से हमें रोटेशनल मोशन मिलेगी। तो अगेन यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हमने प्रेशराइज्ड ऑयल सप्लाई किया, जैसे ये घूमते घूमते आगे जा रहा है तो यहाँ देखो एरिया बढ़ रहा है, तो इसमें हम इस प्रेशराइज्ड ऑयल का इनलेट का कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी जगह ऑयल से, प्रेशराइज्ड ऑयल से ऑक्यूपाई होगी, जिसको हम रेड कलर में दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वेन का, इस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करके फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से घूमने लगेगा। तो घूमते घूमते इस साइड में आएगा, तो यहाँ तक तो उसका प्रेशर हमने यूज कर लिया है। अब नाउ दैट ऑयल हैज लॉस्ट इट्स प्रेशर, तो इसलिए यहाँ से हम उसको बाहर
निकाल देंगे। इसका देखो एरिया कम होते होते जा रहा है, इसका मतलब इसका कनेक्शन आउटलेट पोर्ट का टैंक को है, तो मतलब उस लाइन में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये आसानी से लो प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टैंक को चले जाएगा अपना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करने के बाद। तो इस तरह से ये रचना अगेन सिमिलर टू वेन पंप है। एक्सियल पिस्टन मोटर में भी स्वैश प्लेट एक्सियल पिस्टन मोटर और बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में मतलब जो एक्सियल पिस्टन पंप थे उसी टाइप की रचना पिस्टन मोटर में है, दोनों टाइप की। तो वहाँ पे भी इनलाइन रेडियल मतलब सरकमफर्शियल डायरेक्शन में इनलाइन बहुत सारे पिस्टन सिलेंडर असेंबलीज हैं, वो जो घूम रहे, तो एक एंगल बना हुआ है यहाँ पर स्वैश प्लेट के जरिए। तो यहाँ पे हम प्रेशराइज ऑयल इस जगह से अंदर भेज रहे, तो ये पिस्टन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो घूमने लग जाएगा। यहाँ से वो अंदर जा रहा है तो जो यूज्ड ऑयल है ये बाहर निकल आएगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर की गैप बढ़नी चाहिए, इसलिए वो रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तभी गैप बढ़ेगी। इस तरह से हमने इसको इंक्लाइन फिट करके वो रचना की हुई है। तो इस तरह से प्रेशराइज्ड ऑयल इसको घुमाएगा। वही स्वैश प्लेट का जो एंगल है वो मैटर करता है, हमने देखा था वहाँ पर तब डिस्प्लेसमेंट चेंज करता था वो, तो यहाँ पे भी उसका वैसे ही रोल रहेगा। तो अब बेंट एक्सिस, इसमें स्वैश प्लेट नहीं रहेगी बल्कि वो पूरा चेम्बर ही एक्सिस ही इंक्लाइन रहेगा, या तो फिर उसको अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं तो सिलेंडर बैरल इंक्लाइन हो जाएगा। तो सिलेंडर बैरल हैविंग सर्कमफरेंशियल अरेंज पिस्टन और ड्राइविंग फ्लैंज और सिलेंडर ब्लॉक एंड प्लेट है। इस तरह से देखो, तो ये पूरी असेंबली इंक्लाइंड है, इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, अंदर प्रेशराइज्ड ऑयल जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो कुछ पिस्टन बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो बाहर आने के लिए उनको जगह चाहिए रहेगी, जिसकी वजह से उनको घूमना पड़ेगा, और वो घूमते घूमते दूसरे बार हाफ में जाएंगे रोटेशन के, तब वहाँ से पिस्टन अंदर आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो डिस्टेंस है वो घटते जाएगा, तो पिस्टन अंदर ढकेले जाएंगे। इसका मतलब जो ऑयल है जिसकी प्रेशर एनर्जी हम यूज कर चुके हैं उसको बाहर ढकेला जाएगा टैंक में। अब वो प्रेशर नहीं क्रिएट किया, बैक प्रेशर नहीं देगा, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा टैंक को किया हुआ है जो कि लिस्ट रेजिस्टेंट पाथ है, इसलिए वो कोई बैक प्रेशर नहीं जनरेट करेगा। तो इस तरह से प्रेशराइज्ड ऑयल कम्स थ्रू इनलेट पोर्ट, it acts on the piston in front of it, the oil pushes the piston out of piston bore. This movement causes the piston rod to slide on driving flange. Due to this the torque is developed. अब ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है, जब पिस्टन बाहर आने की कोशिश करेगा उसको हम रोटेशन ऑफ शाफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ये मैकेनिज्म का पार्ट है। तो उसके अंदर रचना हमने ऐसी की है कि ये पिस्टन जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो जब वो घूमेगा तभी उसको जगह मिलेगी बाहर आने की। तो इसलिए ये मैकेनिज्म का पार्ट है जिसके जरिए हम रोटेशनल मोशन एंड अल्टीमेटली टॉर्क एज आउटपुट लेते हैं। अब यहाँ पे ये पिस्टन सिलेंडर रेडियल डायरेक्शन में हमने फिट की हुई है, तो इसमें यहाँ घूम रहा है, तो देखो यहाँ से हम प्रेशर ऑयल अंदर भेज रहे, तो ये पिस्टन को बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा, तो ये घूमते घूमते जैसे इधर आ रहा है तो यहाँ पे की गैप बढ़ रही है, आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आएगा तभी उसको ज़्यादा गैप मिलने वाली है। तो इसको बाहर ढकेलने का देखो, यहाँ जो गैप है उससे ज़्यादा यहाँ पर है, उससे ज़्यादा यहाँ पर है, तो प्रेशर और ऑयल का सप्लाई करने की वजह से अपने आप इधर घूमने लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम गैप आपको मिल रही है, इसके बाद वो गैप घटना चालू होगी। तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते जो प्रेशर यूज़ कर लिया हमने ऑयल का, अब वो ऑयल लो प्रेशर वाला हो गया, प्रेशर ड्रॉप बहुत सारा हो गया ना यहाँ से आते आते, तो उस ऑयल को अब हम बाहर आउटलेट के जरिए टैंक में ढकेल दे रहे इस वाले सेकंड हाफ में। तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रेशराइज्ड ऑयल अंदर आता है और डीप्रेशराइज्ड ऑयल हम वापस टैंक में भेज देते हैं। ऐसा करते थे हमें इस शाफ्ट की सिलेंडर ब्लॉक की रोटेशन मिलती है,
तो इस तरह से शाफ्ट पे हमें टॉर्क एंड आरपीएम मिलता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। Strength and weaknesses: gear motor operates best at high speed but are inefficient at low speed. They tend to be noisy but सस्ता है वो, least expensive। तो ऐसे उसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट है, उसको कंसिडर करके हम जहाँ पे भी पॉसिबल है गियर मोटर को हम यूज करेंगे। वेन मोटर tends to be less efficient than piston motor and do not tolerate low speed well, but they also tend to be cheaper than piston motor। तो गियर मोटर तो इनएफिशिएंट है, उससे बढ़िया वेन मोटर है एफिशिएंसी के बारे में, खासकर वॉल्यूमीटर की एफिशिएंसी अच्छी होती है। लेकिन पिस्टन मोटर इतनी भी नहीं होती है इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी, लेकिन पिस्टन मोटर से ये कम कॉस्टली है, चीपर है मतलब, तो उस वाले एरिया में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पिस्टन मोटर हाई प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, हाई प्रेशर फ्लूइड हम इसके अंदर भेज सकते हैं, इसलिए हमें आउटपुट टॉर्क अगर कुछ हेवी लोड घुमाना है तो गियर मोटर वेन मोटर हो सकता है काम ना करे, क्योंकि उसको बहुत सारा ज़्यादा का प्रेशर हम यूज़ करने वाले हैं, तब पिस्टन मोटर ही हमें उतना टॉर्क प्रोवाइड कर सकती है। तो कुछ हेवी लोड को अगर घुमाना है, बहुत सारा हेवी लोड, तो पिस्टन मोटर तब हम यूज करेंगे। तो इस तरह से तो रोटरी एक्चुएटर हो गए। कुछ मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, तो देखते हैं। तब तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो। हॅलो हाँ। सर, हे जे मोटर्स आहेत हम्म। त्याला जे प्रेशराइज ऑइल येतं त्याला परत आपल्याला पंप वापरायला लागणार ना ऑइल घेण्यासाठी? हो, अर्थातच पंपच सप्लाय करणार। तर लिनियर ऍक्च्युएटर आपण जेव्हा वापरतो तेव्हा कशाला तरी पुश करू शकतो किंवा पुल करू शकतो। पण आता तुम्ही इंडस्ट्रीत बरंच बघत असाल की एखादं ब्लॉक आहे, त्या ब्लॉकला 4 ड्रिल मारायचे 90 डिग्रीच्या चारी फेसवर। एखादा क्युबिकल ब्लॉक आहे आणि त्याच्या चारी फेसला 4 होल मारायचे, आणि तुमच्या जो अशी अटॅचमेंट आहे की समोरासमोर 2 ड्रिल आहे, तर तुम्ही सेंटर पार्टला तो पार्ट याला ड्रिल करायचा तो आणून बसवला, दोन्ही बाजूनी 2 ड्रिल आले, जे 180 डिग्री अपार्ट आहे ते आले, त्यांनी 2 फेसला 2 ड्रिल मारले। आता तुम्हाला काय करायचंय, तो पार्ट थोडा वर उचलायचा आहे आणि किती डिग्रीनी फिरवायचा आहे, जेणेकरून जे राहिलेले 2 फेस आहेत त्यांच्यावर ड्रिलिंग करता येईल। किती डिग्रीनी फिरवावं लागेल? 180 ना? 90। हा 90 सॉरी है ना। तर अशा वेळेला तो ब्लॉक वर उचलावा लागेल आणि त्याला 90 डिग्रीनी फिरवावं लागेल। तर याचा अर्थ इथे तुम्हाला लिमिटेड रोटरी मोशन पाहिजे, तर अशा करता तुम्ही वापर लिमिटेड रोटरी मोटर। आणि जिथे एखाद्या पार्टला गोल गोल फिरवायचं आहे, जसं ड्रिलिंग मशीन आहे, तर ड्रिल गोल गोल फिरत जातो की नाही पूर्ण काम करेपर्यंत, तर तिथे तुम्हाला कंटिन्युअसली रोटेशनल मोशन पाहिजे, तर तिथे तुम्हाला रोटरी मोटर वापरावं लागेल। तो रोटरीमध्ये 2 प्रकार आहे, लिमिटेड रोटरी मोटर, जसं आपण कारचं वायपर म्हणून वापरतो, लिमिटेड रोटरी मोटर असते, तो गोल गोल 360 720 असं काही कंटिन्युअसली फिरत नाही राहत, तर तिथे लिमिटेड किंवा ऑसिलेटर मोटर सुद्धा त्याला म्हणतात। किंवा जिथे कंटिन्युअसली जसं ड्रिलिंग सारखं ऑपरेशन आहे, कंटिन्युअस रोटेशन मोशन पाहिजे, तिथे तुम्ही ही मोटर वापरा। चला काही 2-3 व्हेरायटीज आपण इथे बघूया। ऍक्सियल पिस्टन मोटर, तो जरा एक्सप्लोडेड व्ह्यू वगैरे तुम्हाला दाखवतो, दिसतंय का? This is a fixed Yes, sir. आणि axial आवाज piston येतोय का motor. त्याच्या The व्हिडिओचा? major components of Yes, this motor are the housing, port plate, valve plate, swash plate, cylinder barrel, pistons, piston shoes, shoe plate bias spring, and the output shaft. The cylinder barrel is fixed to the output shaft. The pistons reciprocate in and out of the cylinder barrel on an axis parallel to the output shaft. A bias spring and the shoe plate hold the piston shoes against the swash plate and the barrel against the valve plate. The swash plate sits at an कुठल्या प्रकारची मोटर आहे?
ऍक्सियल पिस्टन मोटर, त्यातला कुठलं डिझाईन आहे? स्वॅश प्लेट. An angle to the pistons. As pressurized fluid enters the inlet, हे बघा it is इथे fed through a प्रेशराइज फ्लुइड आतमध्ये kidney-shaped चाललाय आता. opening in the valve plate to the Red 3 or color 4 pressurized pistons fluid असतो. situated over the opening. Pressure against the end of these pistons creates इथे force, बघा जागा which बाहेर adds an जास्त आहे, त्यामुळे angle to the swash plate. बाहेर येताना त्याला These गोलच फिरावं pistons लागणार are आहे pushed इथे outward in रोटेशनमुळे. the barrel towards the swash plate. As this happens, the piston shoes slide across the surface of the swash plate. The result is an output torque, which causes the output shaft, the pistons, and the barrel to rotate. The pistons over the outlet area are being forced into the barrel towards the valve plate. Return oil from the 3 pistons is forced through the other kidney-shaped opening of the valve plate and out the outlet port. इथून When इकडे the जाता flow to the जाता motor is प्रेशर reversed, the वापरल्या inlet गेल्यावर मग becomes the खालच्या पार्ट outlet मधून ते आपण and बाहेर the काढतो. outlet becomes the inlet. आता बघा ही The बाय motor डायरेक्शनल now मोटर आहे. rotates समजा in the खालून पाठवलं opposite आपण direction. प्रेशराइज तर उलट्या बाजूने फिरायला लागेल. Output speed of the fixed displacement axial motor is proportional to the input flow. Drive torque is proportional to the difference in pressure between the motor inlet and the outlet. Any internal leakage Hey, passes drain into port the है. area between the rotating group and the housing. This leakage is आतमध्ये जे directed काही from the लिकेज case झालेलं आहे drain ते port बाहेर काढण्यासाठी, directly कारण back ते to the जर ऑइल reservoir. साठून राहिलं तर ते बॅक प्रेशर क्रिएट करू शकतं. त्यामुळे तसं बर. आता त्यातलं बेंट ऍक्सेस वाला डिझाईन बघा, त्याचा जरा एक्सप्लोडेड व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला. त्याच्यात फ्लॅश प्लेट नाही आहे, तो ऍक्सेसच इन्क्लाइंड होता. अशा प्रकारची ही रचना याची आहे. Hi, the हा animation हायड्रोलिक रॅम लिनियर मधला जो आपण बघितला होता. let's learn the working of a पुढे जाऊ आपण रोटरी मधले बघूया. असे पण इथे तुम्हाला पार्ट रॅक अँड पिनियन टाईपची याच्या आतमध्ये रचना केलेली आहे. त्यामुळे लिमिटेड रोटरी मोटर जी तुम्हाला म्हणते ती ही आहे. ही काही डिग्री क्लॉकवाईज फिरू शकते, काही डिग्री अँटी क्लॉकवाईज. अशा पद्धतीने लिमिटेड रोटरी मोटर आपल्याला इंडेक्सिंग करता किंवा काही विशिष्ट अँगल एकदा पार्ट रोटेट करायचा असेल तर तिथे या मोटर्स अशा वापरल्या जातात. 2 सिलेंडर त्यामध्ये रॅक पिनियननी आपण तो वरचा पार्ट बसवलेला आहे. त्यामुळे तिकडनं आपण सप्लाय पाठवला की लिमिटेड रोटरी मोशन आपल्याला मिळते. हा रॉडलेस सिलेंडर मागच्या वेळेस जो होता तो बघा इथे हा लिनियर ऍक्च्युएटर आहे. याच्या बाहेर कुठलाच रॉड आलेला नाही, रॉडलेस. तर आपण शेवटचा एक कॅटेगरी पाहिली होती ना, त्याच्यामध्ये वर तुम्हाला कॅरेज केबल टाईप, तर तशा प्रकारची रचना तुम्हाला इथे दिसेल. रॉड आलेलं नाही, पण हे याच्यावर लोड ठेवलेलं आपण हे मागे पुढे असं डिस्प्लेस होऊ शकतं. इथे दिस इज द कॅरेज. रॅक्सलॉट यातली एक कंपनी आहे. त्याचे हे एक्सप्लोडर अशा पद्धतीने हा इकडे तिकडे मूव्ह होतो. वरचा रॉड नाही आहे, वरचं कॅरेज डिस्प्लेस होतं. अशा पद्धतीने तुम्हाला मोशन ही मिळू शकते.
दिस इज रॉड लेस. बघा याची डिस्प्लेसमेंट दिसते तुम्हाला. अशा पद्धतीने त्यात जो काही पार्ट ठेवला असेल तो इकडनं तिकडे डिस्प्लेस होईल. बघा याची ऍडजस्टमेंट केली आपण आता त्याच्या मुवमेंटमध्ये. अशा प्रकारची रचना असल्यामुळे कमी जास्त आपण करू शकतो. ते इथे दिसतं तुम्हाला तसंच केलेलं. हा इथपर्यंत येऊ शकला. इथली ऍडजस्टमेंट आपण चेंज केली. त्याचं डिस्प्लेसमेंट कमी जास्त करता येईल. तर मॉड्यूल ठेवलं आहे म्हणजे एकाची डायरेक्शन अशी, त्याच्या वरच्याची त्याला परपेंडिक्युलर अशी डायरेक्शन. हे बघायचं ऍप्लिकेशन. रॉडलेस सिलेंडर, लिनियर टाईपचं सिलेंडर, म्हणजे या डायरेक्शनने तो जातोय आणि अशी पण त्याची डिस्प्लेसमेंट होते आणि व्हर्टिकल पण होते. म्हणजे तिन्ही ऍक्सेसमध्ये मोशन आपल्याला मिळते. इथे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस दाखवली त्याची बनवतानाची. ठीक आहे. हा युनियन माउंटिंग वाला आहे त्यामुळे so these were some of the visuals of rotary actuator. Any question to anybody? हम थोड़ा आगे का भी पार्ट चालू करने वाले हैं. तब तक किसी को कोई सवाल? हॅलो सर. हाँ सर याच्यामध्ये पहिल्यांदा हायड्रोलिक मोटर येणार, नंतर पंप येणार, बरोबर ना सर? म्हणजे किटमध्ये स्टार्टिंगला